हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। चलिए देखते घटना चक्र के प्रति दृष्टि करंट अफेयर के अंतर्गत राष्ट्रीय परिदृश्य को इसके पहले भाग को अपलोड कर दिया गया है। यह है इसका दूसरा भाग। और इसी तरह जो है पूरे घटना चक्र का रिवीजन किया जाएगा। और परीक्षा से पहले 2 बार 3 बार जो है एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग देख लीजिएगा। परीक्षा में अवश्य रूप से आप लोगों को फ़ायदा होगा। चलिए देखते हैं एसडीजी सारी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22। एसडीजी सारी सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021-22 स्थानीय शहरी निकायों के स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों के प्रति की दिशा में हुई प्रगति की निगरानी का एक साधन है, जिसे नीति आयोग द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है। इस सूचकांक की रूपरेखा में 56 यूएलबीएस और 77 संकेतकों को शामिल किया गया है। ये 77 संकेतक 15 एसडीजी और 46 एसडीजी उपलक्ष्यों को आच्छादित करते हैं। 23 नवंबर 2021 को भारत जर्मन सहयोग के तहत नीति आयोग ने पहला सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया। इस सूचकांक और डैशबोर्ड नीति आयोग और जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जीआईजेड तथा बीएमजेड के मध्य समन्वय का परिणाम है। इस सूचकांक में शिमला को पहला, कोयम्बटूर को दूसरा और चंडीगढ़ एवं तिरुवनंतपुरम को सम्मिलित रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और एसडीजी शहरी सूचकांक 2021-22 में उत्तर प्रदेश के शहरों की स्थिति की बात करें तो लखनऊ 36वें स्थान पे है, कानपुर 38, गाजियाबाद 41, प्रयागराज 42, वाराणसी 46, आगरा 49, मेरठ 55वें स्थान पे है। मतलब उत्तर प्रदेश के टोटल कितने शहर शामिल हैं? तो उत्तर प्रदेश के टोटल 7 शहर इसमें शामिल है, जिसमें लखनऊ पहले स्थान पे है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 20 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का परिणाम जारी किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संचालित शहरी क्षेत्र के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण की श्रृंखला शहरी क्षेत्रों के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण की श्रृंखला का 6वां संस्करण है, या इसका 6ठा संस्करण है। इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कारों की श्रेणी में घोषणा की गई जिसके नाम प्रेरक दौड़ रखा गया है। एक नए पुरस्कार की घोषणा की गई जिसका नाम प्रेरक दौड़ रखा गया है। इस सम्मान के तहत 5 अतिरिक्त उप श्रेणियाँ होंगी। दिव्य प्लैटिनम, अनुपम गोल्ड, उज्ज्वल सिल्वर, उदित ब्रॉन्ज, आरोही एस्पायरिंग आकांक्षी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 28 दिनों तक सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के 4320 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। इस प्रकार स्वच्छ सर्वेक्षण का यह 6ठा संस्करण विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है। विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा के किनारे 91 गंगा नगरों को भी शामिल किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में लगातार 5वीं बार इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। शीर्ष 10 शहरों की बात करें तो इंदौर पहले स्थान पे है, सूरत दूसरे, विजयवाड़ा तीसरे स्थान पे है, नवी मुंबई चौथे स्थान पे है, पुणे 5वें, रायपुर छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पे है, भोपाल मध्य प्रदेश 7वें स्थान पे, बड़ौदा गुजरात 8वें, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश 9वें और अहमदाबाद गुजरात 10वें स्थान पे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और ये देखिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के 2 शहर शामिल हैं।
लखनऊ 12वें स्थान पे और गाजियाबाद 18वें स्थान पे। उत्तर प्रदेश के 2 शहरों को शामिल किया गया 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में। 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में कानपुर 21वें स्थान पे है, आगरा 24वें स्थान पे, प्रयागराज 26वें स्थान पे, मेरठ 27वें, वाराणसी 30 और 1 लाख से कम जनसंख्या में वीटा शांगली 1 लाख से कम जनसंख्या में वीटा शांगली महाराष्ट्र को भारत का सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है। शीर्ष स्थान प्राप्त 5 राज्यों 100 स्थानीय निकायों से कम की बात करें जिसमें झारखंड पहले स्थान पे, हरियाणा दूसरे, गोवा तीसरे, उत्तराखंड चौथे और हिमाचल प्रदेश 5वें स्थान पे है। और शीर्ष स्थान प्राप्त 5 राज्यों में स्थानीय निकायों से अधिक की बात करें तो छत्तीसगढ़ पहले, महाराष्ट्र दूसरे, मध्य प्रदेश तीसरे, गुजरात चौथे और आंध्र प्रदेश 5वें स्थान पे है। 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश 6वें स्थान पे है। गंगा नगरों की रैंकिंग में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले गंगा नगरों में उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि दूसरे एवं तीसरे स्थान पे मुंगेर बिहार, पटना बिहार, कानपुर उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे है। और 1 लाख से कम की जनसंख्या वाले गंगा नगरों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कन्नौज पहले स्थान पे है और बिजनौर दूसरे स्थान पे। 1 लाख से कम वाले में कन्नौज और 1 लाख से अधिक वाले में वाराणसी गंगा नगर के मतलब ये गंगा किनारे स्थित नगरों में पहले स्थान पे है। नई प्रदर्शन श्रेणी प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत 5 शहरों तिरुपति आंध्र प्रदेश, नई दिल्ली, सूरत गुजरात, इंदौर मध्य प्रदेश, नवी मुंबई महाराष्ट्र दिव्य प्लैटिनम श्रेणी में इनको वर्गीकृत किया गया है। गोल्ड अनुपम श्रेणी में उत्तर प्रदेश के 5 शहरों को शामिल किया गया है। गोल्ड अनुपम श्रेणी में उत्तर प्रदेश के 5 शहरों को जिसमें नोएडा, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी सहित कुल 151 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें से 5 शहर उत्तर प्रदेश से हैं। कचरा मुक्त शहरों को स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल 20 नवंबर 2021 को कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत 3 स्टार और 5 स्टार रेटिंग वाले शहरों के परिणामों की घोषणा की गई। कुल 9 शहरों यथा इंदौर, सूरत, नई दिल्ली, नवी मुंबई, अंबिकापुर, मैसूर, नोएडा, विजयवाड़ा, पाटन को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई, जबकि 143 शहरों को 3 स्टार रेटिंग प्रमाण पत्र दिया गया। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती नवंबर 2021 में घोषित सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती 2021 के परिणामों के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में इंदौर मध्य प्रदेश को पहला, जबकि नवी मुंबई महाराष्ट्र को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती 2021 के तहत छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है और सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती 2021 के तहत राज्यों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती 2021 के तहत चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवल खीरी जिला सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इस एक्सप्रेसवे के लिए 48,200 टन स्टील की आपूर्ति की है। ध्यातव्य है कि 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा आजमगढ़ में इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई थी। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 340.824 किलोमीटर है, लगभग 341 किलोमीटर। इसके साथ ही जो वर्तमान में परिचालित
यह वर्तमान में परिचालित देश की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे बन गई है। यह एक्सप्रेसवे लखनऊ जिले के लखनऊ सुल्तानपुर रोड नेशनल हाईवे 731 स्थित चंदसराय गांव से प्रारंभ होता है, जबकि गाजीपुर जिले में स्थित हैदरिया गांव में समाप्त होता है। स्पष्ट है कि यह एक्सप्रेसवे लखनऊ जनपद को गाजीपुर से जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे के मार्ग में आने वाले 9 जिले, ये याद रखिएगा कि इस एक्सप्रेसवे के मार्ग में टोटल कितने जिले आएंगे या कितने जिलों से होकर जाएगा, तो ये 9 जिलों से होकर जाता है। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, जिसे भविष्य में 8 लेन भी बनाया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर के कुरेभार गांव के निकट 3.2 किलोमीटर लंबा हवाई पट्टी का निर्माण भी किया गया है। इस हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान आपातकालीन परिस्थितियों में लैंड कर सकेंगे। लड़ाकू विमानों की आपातकालीन लैंडिंग टेक ऑफ को सुगम बनाने के लिए एक्सप्रेसवे पर 3 हवाई पट्टियों का निर्माण करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है। एक्सप्रेसवे पर 3 हवाई पट्टियों का निर्माण करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है, ये ध्यान में रखिएगा। उल्लेखनीय है कि यमुना एक्सप्रेस पर मथुरा के निकट, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के निकट हवाई पट्टी का निर्माण किया गया। किस पे? यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा के निकट हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के निकट हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। गंगा एक्सप्रेसवे 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। यह एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। इसकी कुल लंबाई 593.947 लगभग 594 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे भी 6 लेन है, लेकिन भविष्य में इसे 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ जिले के बिजौली गांव नेशनल हाईवे 334 से प्रारंभ होकर प्रयागराज जिले के जूडापुर दांडू गांव पर समाप्त होगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रौद्योगिकी विकास प्राधिकरण यूपीडा इसके निर्माण के लिए नोडल एजेंसी है। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिले से होकर जाएगा, याद रखिएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 9 जिले से होकर जाएगा और गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों से। और कौन कौन से हैं? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। ये जो है गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर गुजरेगा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 9 जिलों से होकर गुजरेगा। शाहजहांपुर में इस एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी, कहाँ पे? शाहजहांपुर में एक हवाई पट्टी का निर्माण भी किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की अनुमानित लागत 36,200 करोड़ रुपए है। पूर्ण रूप से निर्मित होने के पश्चात गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इस एक्सप्रेसवे के साथ एक औद्योगिक गलियारे का निर्माण भी प्रस्तावित है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्रों में को बढ़ावा मिलेगा, जिससे सामाजिक आर्थिक विकास को बल मिलेगा। स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 नवंबर 2021 में भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 जारी किया गया। यह सूचकांक भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण पर आधारित है। इस सर्वेक्षण में 29 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। यह इस श्रृंखला का पहला सर्वेक्षण है, याद रखिएगा। यह इस श्रृंखला का जो है पहला सर्वेक्षण है, पूछने की संभावना ज़्यादा है। स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक का निर्धारण स्मार्ट पुलिसिंग स्कोर के आधार पर किया जाता है। स्मार्ट पुलिसिंग स्कोर 1 या 10 पैमाने पर वो किया जाता है। सूचकांक में न्यूनतम स्कोर पर बिहार राज्य, ठीक है।
सूचकांक में दिल्ली को 12वां स्थान, उत्तराखंड को 15, हरियाणा को 18, राजस्थान 22, मध्य प्रदेश 23, उत्तर प्रदेश 28वें स्थान पे है। मतलब नीचे से टॉप करने वाले राज्यों में बिहार 29 और उत्तर प्रदेश 28वें। पहले स्थान पे कौन है? आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पे तेलंगाना, तीसरे स्थान पे असम, चौथे स्थान पे केरल और 5वें स्थान पे सिक्किम है। और नीचे से बताएं तो बिहार जो है 29वें स्थान पे है और उत्तर प्रदेश 28वें स्थान पे है। अगला प्रश्न देखिए, पोषण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना 29 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री पोषण योजना को मंजूरी प्रदान की। ये योजना बता दें आपको कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना जो है यह मिड डे मील योजना का स्थान ले लेगी और यह योजना का कार्यकाल जो है 2021-22 से 25-26 तक रहेगा, 5 वर्षों के लिए लागू रहेगी। यह केंद्र प्रायोजित योजना है जो कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के सभी स्कूली बच्चों को आच्छादित करेगा। इस योजना से देश भर के 11.22 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 11.80 करोड़ बच्चे इससे जो है लाभान्वित होंगे और यह मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील योजना का स्थान लेगी। प्राथमिक कक्षाओं हेतु प्रति स्कूल प्रति बच्चे के लिए प्राथमिक कक्षाओं के लिए 100 ग्राम और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए 150 ग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। अगला देखिए, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21, 20 सितंबर 2021 को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी किया जाता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। 2020-21 का सूचकांक अपने क्रम में तीसरा है। 2020-21 के सूचकांक में देश के 36 राज्यों संघ शासित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। 100 अंकों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 3 राज्यों की बात करें तो गुजरात पहले स्थान पे है, केरल दूसरे और तमिलनाडु तीसरे। गुजरात पहले, केरल दूसरे, तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है। छोटे राज्यों में गोवा पहले, मेघालय दूसरे और मणिपुर तीसरे स्थान पे है। संघ शासित क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर पहले, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दूसरे और दिल्ली तीसरे स्थान पे है। और न्यूनतम स्थान प्राप्त करें तो मिजोरम छोटे राज्यों में अंतिम स्थान पे है, बिहार बड़े राज्यों में अंतिम स्थान पे है और लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्रों में अंतिम स्थान पे है। और इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश इस सूचकांक में 5वें स्थान पे है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रेल कौशल विकास योजना 17 सितंबर 2021 को रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई। रेल कौशल विकास योजना भारत के बेरोजगार युवाओं को रोजगार क्षमता और उद्यमिता बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें विभिन्न व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक कौशल विकास कार्यक्रम है। यह योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वाधान में प्रारंभ की गई है और इसके तहत 3 वर्षों में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और वो भी किन क्षेत्रों में? 4 क्षेत्रों में प्रदान किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक, वेल्डर, मशीनिस्ट और फीटर, 4 क्षेत्रों में प्रदान किया जाएगा। इसमें 100 घंटे का बुनियादी प्रशिक्षण शामिल होगा और इसकी प्रशिक्षण की जो आयु है इसके जो मतलब लाभार्थियों की वो 18 से 35 वर्ष के बीच के युवा इसमें शामिल हो सकते हैं। इस योजना के लिए नोडल एजेंसी बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स जो है एक नोडल एजेंसी है इसके लिए। भारत में अपराध 2020, 14 सितंबर 2021 को NCRB ने भारत में अपराध 2020 शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया जो इस श्रृंखला का 68वां संस्करण है। यह रिपोर्ट कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 के दौरान अपराधों को संदर्भित करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में इतना ही देख लीजिए, कोई डाटा कोई ज़रूरी नहीं है, जो मेन पॉइंट है वो बताते रहें। देखिए, अपराधों के पंजीकरण में 2019 की तुलना में 20 में 28% की वृद्धि हुई है। 2020 में कुल इतना अपराध ये हुआ था
जरूरी नहीं। चलिए ये अगला प्रश्न देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 9 सितंबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकेंड के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया गया। देश में ODF प्लस गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से इस सर्वेक्षण को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018-19 संचालित किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 के अंतर्गत देश भर के 698 जिलों में 17,475 गाँवों को इसमें शामिल किया गया था। SSG 2021 ODF स्थायित्व तथा गाँवों में ODF प्लस के कार्यान्वयन के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सुजलाम अभियान 25 अगस्त 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलाम अभियान लॉन्च किया गया है। ODF स्थायित्व एवं गंदला जल प्रबंधन हेतु यह एक 100 दिवसीय अभियान है। इस अभियान के तहत निम्न प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 10 लाख सोख्ता गड्ढों, शौचालयों की मरम्मत, नए परिवारों तक शौचालयों की पहुँच। यह अभियान देश के गाँवों में अल्प समय में त्वरित गति से ODF प्लस के दर्जे को प्राप्त करने के उद्देश्य से संचालित किया गया है। अगला देखिए, इंदौर भारत का पहला जल आधिक्य शहर। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग जो है देखिए। 11 अगस्त 2021 को केंद्रीय कार्य मंत्रालय ने इंदौर को भारत का पहला जल आधिक्य शहर घोषित किया। इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के पहले जल आधिक्य शहर होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। ध्यातव्य कि इंदौर को भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा भी प्राप्त है, और वो भी लगातार चौथी बार। अगला प्रश्न देखिए, NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 9 सितंबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग जारी की, और यह इस रैंकिंग का 6ठा संस्करण है, जिसमें ओवरऑल श्रेणी के साथ विश्वविद्यालय, कॉलेज, अनुसंधानों को भी इसमें शामिल किया गया है, और साथ ही 7 विभिन्न विषयों जैसे इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, लॉ, चिकित्सा, वास्तुकला और दंत चिकित्सा, डेंटल को भी शामिल किया गया है। 2021 में इंडिया रैंकिंग में पहली बार अनुसंधान संस्थानों को भी इसमें शामिल किया गया है, रैंकिंग दी गई है। रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत संस्थानों का मूल्यांकन मानदंडों के निम्नलिखित 5 आधारों पर किया गया। वो कौन कौन से हैं? शिक्षा अधिगम एवं संसाधन, अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास, स्नातक परिणाम, पहुँच एवं समावेशिता और बोध। इस सर्वेक्षण में देश भर के सरकारी और गैर सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों की समग्र सूची में शीर्ष 10 में जो स्थान पर शीर्ष 10 स्थानों पे जो संस्थानें हैं वो निम्नलिखित जैसे IIT मद्रास पहले स्थान पे, चेन्नई में। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु दूसरे स्थान पे। IIT मुंबई तीसरे स्थान पे है। IIT दिल्ली चौथे स्थान पे। IIT कानपुर, याद रखिएगा, IIT कानपुर 5वें स्थान पे है। IIT खड़गपुर 6वें, IIT रुड़की 7वें स्थान पे, IIT गुवाहाटी 8वें, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली 9वें स्थान पे, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU 10वें स्थान पे। मतलब उत्तर प्रदेश शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के 2 संस्थान शामिल हैं, IIT कानपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में उत्तर प्रदेश के संस्थानों की बात करें, IIT कानपुर 5वें स्थान पे है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 10वें स्थान पे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 18वें और IIT BHU 28वें स्थान पे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो 10वें स्थान पे है, लेकिन बनारस IIT BHU जो है यह 28वें स्थान पे है। और ये देखिए MET विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर 43वें स्थान पे है।
एमिटी विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर 43वें स्थान पे है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज 60वें स्थान पे है। शिव नाडर विश्वविद्यालय 84वें गौतम बुद्ध नगर। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज 88वें स्थान पे है। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को दूसरा और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? विश्वविद्यालय श्रेणी में BHU तीसरे स्थान पे, याद रखिएगा। और पहले स्थान पे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। इंजीनियरिंग श्रेणी में पहले स्थान पे IIT मद्रास है और दूसरे स्थान पे IIT दिल्ली। प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद पहले स्थान पे है। प्रबंधन श्रेणी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली को चिकित्सा श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। एम्स को नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को विधि कानून में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दंत चिकित्सा श्रेणी में मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज उडुपी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। फार्मेसी श्रेणी में लगातार तीसरे वर्ष जामिया हमदर्द नई दिल्ली को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। कॉलेज श्रेणी में लगातार 5वें वर्ष मिरांडा हाउस दिल्ली को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अनुसंधान श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इंडिया रैंकिंग का प्रथम संस्करण जो जारी हुआ था वह 2016 में जारी हुआ था। चलिए अगला देखिए, कार्बी आंगलोंग समझौता 4 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के मध्य समझौता किया गया। बातचीत में शामिल जो हुए थे वो कौन कौन था? पीपुल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी आंगलोंग, कार्बी लोगरी नॉर्थ, चांचर हिल लिबरेशन फ्रंट KLNLF, कार्बी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर्स KPLT, कुकी लिबरेशन फ्रंट KLF, यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी UPLN। इस समझौते के तहत 5 प्रमुख उग्रवादी समूहों के 1000 से ज़्यादा सशस्त्र उग्रवादियों ने हथियार डाल दिए और हिंसा त्याग कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए। कार्बी क्षेत्र के विकास के लिए अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। KAAC के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहने वाले कार्बी लोगों के विकास के लिए असम सरकार द्वारा कार्बी कल्याण परिषद का गठन किया जाएगा। असम की क्षेत्रीय और प्रशासनिक अखंडता को प्रभावित किए बिना कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान किया जाएगा। कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के संसाधनों को पूरा करने के लिए राज्य की संचित निधि में संशोधन किया जाएगा। उग्रवादियों के पुनर्वास का प्रावधान भी इस समझौते में शामिल है। कार्बी आंगलोंग की बात करें तो कार्बी आंगलोंग मध्य असम में स्थित एक बड़ा जिला है तथा बृहद नृजातीय तथा आदिवासी समूहों यथा कार्बी, इसमें कौन कौन से जनजाति रहते हैं? कार्बी, डिमासा, बोडो, कुकी, हमास, तिवा, गारो, मान, रिगमा, नागा आदि जनजातियां निवास करती हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला राहत विकास तथा सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22। छब्बीस अगस्त 2021 को नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पंचायत के सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय बनाने की दिशा में पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड बेसलाइन रिपोर्ट 2021-22 के पहले संस्करण को जारी किया गया। यह डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा एक अपनी तरह का पहला संयुक्त प्रयास है। यह सूचकांक नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स पर आधारित है एवं SDG प्राप्त करने की दिशा में क्षेत्र और उसके जिलों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसके अंदर 8 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर,
मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों को शामिल किया गया है। प्रत्येक जिले के प्रदर्शन को इसमें मापा गया है। सूचकांक में पूर्वी सिक्किम जिला 75.73 अंकों के साथ गोमती और उत्तरी त्रिपुरा दूसरे स्थान पे है। पूर्वोत्तर सिक्किम जिला पहले स्थान पे, गोमती और उत्तरी त्रिपुरा दूसरे स्थान पे है। रिपोर्ट के अनुसार 103 जिलों के अंक 53 से लेकर 75.87 तक विस्तृत है, जिसमें 53 अंकों के साथ कीफिरे नागालैंड अंतिम स्थान पे, मतलब कह सकते हैं कि सीधे सीधे कीफिरे नागालैंड अंतिम स्थान पे है, जबकि पूर्वी सिक्किम पहले स्थान पे है। ये देखिए 18 सितंबर 2021 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से सिक्किम सरकार द्वारा कापर महासीर, जिसे स्थानीय रूप से कैटली कहा जाता है, राज्य मछली घोषित किया। कापर महासीर का वैज्ञानिक नाम नियोलिसोचिलस हेक्सागोनोलेपिस है। यह मछली मुख्य रूप से तीस्ता और रंगित नदियों तथा उनकी सहायक नदियों में पाई जाती हैं। 1992 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद IC या राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ ने कैटली मछली को लुप्तप्राय घोषित किया था और 2014 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति IUCN द्वारा इसे लुप्तप्राय श्रेणी से इंडेंजर्ड श्रेणी में वर्गीकृत कर दिया गया। ये चलिए अब बाकी जो है अगले भाग में इसको कवर करेंगे। ये था दूसरा पार्ट। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और आप लोग किसी भी एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम होने से पहले, चाहे UP PCS हो, बिहार PCS हो या फिर लेखपाल, जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ामों के होने से पहले पूरे घटना चक्र करंट अफेयर्स को कवर कर लिया जाएगा, जिससे आप लोग 1-2 बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे परीक्षा में आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।